तो इन्फ्लेमेशन को हम डिनोट करते हैं एक सफिक्स। सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगा होता है, तो उसके नाम के पीछे होता है आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। सपोज लेट मी जस्ट स्टार्ट लाइक दिस: मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस; कंजंक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा; राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज; स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल कैविटी। ऐसे मैं नीचे जाऊँ तो इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, डुडेनाइटिस। तो जहाँ के पीछे आइटिस लगा हुआ है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब ड्यूरेशन के हिसाब से अगर देखें तो इन्फ्लेमेशन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की उसको बोलते हैं एक्यूट, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की उसको बोलते हैं क्रॉनिक। अब देखो कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके मैं बोलूँगा कुछ साइंस होते हैं, इनको बोलते हैं कार्डिनल साइन। कार्डिनल मीन्स मेन साइन, मेन साइन। अब इसको देखो, अगर आपको इन्फ्लेमेशन होगी तो सपोज मेरे को हाथ में इन्फ्लेमेशन हुई तो मेरे हाथ में यहाँ पर दर्द हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? पेन। तो लैटिन में इसको बोलते हैं डोलर, कैलर, रूबर, ट्यूमर, फंक्शिया, लाइसा। बट आपको याद रखना है इंग्लिश टर्म। तो डोलर का मतलब होता है पेन। अब सपोज अगर मेरे हाथ में चोट लगी, इन्फ्लेमेशन हुई, तो आप जब यहाँ टच करोगे तो वहाँ गरम गरम फील होगा आपको। तो देयर विल बी लोकलाइज वार्मनेस, मीन्स हीट होगी। हो सकता है मेरी पूरी बॉडी में हीट हो, मीन्स मुझे बुखार आ जाए, फीवर हो जाए। फिर आप देखोगे अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो यहाँ पर लाल हो जाएगा वो, दैट इज रेडनेस। रूबर मीन्स रेडनेस। फिर आप देखोगे थोड़ी वहाँ पर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर। ये जो चार साइन मैंने आपके सामने लिखे, पेन, हीट, रेडनेस और स्वेलिंग, ये चार साइन दिए थे एक साइंटिस्ट ने, इनका नाम था सेल्सियस। अब जो एक और साइन था कि अगर आपको सपोज यहाँ दर्द है, स्वेलिंग है, गरम गरम लग रहा है और यहाँ पे कैसे रेडनेस हो रही है, तो आप इस हाथ से काम नहीं कर पाएंगे, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। और ये पांचवा साइन, दिस फिफ्थ साइन, दिस वॉज गिवन बाय विर्चोस। इसलिए तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन ऐसे आता है कार्डिनल साइंस या मेन साइंस गिवन बाय, तो विर्चो ने तो एक ही दिया था, चार किसने दिए थे? सेल्सियस ने। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को प्रिसाइजली पूछते हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन वॉज गिवन बाय विर्चोस। अब इसको समझते हैं एक बार। मैंने आपको बताया दो तरीके की इन्फ्लेमेशन होती है, एक्यूट और क्रोनिक, तो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो मेन सेल्स होते हैं, मेन सेल्स, उनको बोलते हैं पीएमएन। पीएमएन का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जिनका फॉर्म अलग अलग होता है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मेन सेल्स जो होते हैं आपके मैक्रोफेज या कभी कभी लिम्फोसाइट। तो ज़्यादातर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मेन सेल्स कौन से होंगे? न्यूट्रोफिल्स, एक्सेप्ट टाइफाइड। अब देखो टाइफाइड मीन्स, टाइफाइड को और क्या बोलते हैं? एंट्रिक फीवर। तो अगर किसी को सपोज टाइफाइड हुआ, मीन्स गोलगप्पे खा लिया, टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड के अंदर आप देखोगे, टाइफाइड में एंट्रिक फीवर एक ही बात होती है, तो आप देखोगे उसमें न्यूट्रोफिल्स नहीं बढ़ते, उसमें क्या बढ़ते हैं? लिम्फोसाइट। तो एंट्रिक फीवर में मेन सेल्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स। ऐसे अगर किसी को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो या तो उसकी बॉडी में मैक्रोफेज होंगे या लिम्फोसाइट होंगे। लेकिन एक पेशेंट को अगर मैं बोलूँ कि क्रोनिक सूडोमोनास का इन्फेक्शन है, तो सूडोमोनास के इन्फेक्शन में अगर आप देखोगे लिम्फोसाइट नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या बढ़ते हैं? न्यूट्रोफिल्स। तो ये आपको दोनों जगह एक एक एक्सेप्शन है, याद रखना है। तो याद रखो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स को कभी आप कभी देखोगे सीबीसी की रिपोर्ट में भी न्यूट्रोफिल नहीं लिखा होता, पीएमएन लिखा होता है, बिकॉज न्यूट्रोफिल की शेप अलग अलग होती है, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। अब कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसमें दो इवेंट होते हैं, और ये दोनों इवेंट साथ के साथ चल रहे होते हैं। तो एक होता है वस्कुलर इवेंट। वस्कुलर इवेंट का मतलब होता है कि ब्लड वेसल कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है इन्फ्लेमेशन। बात करते हैं इन्फ्लेमेशन। पीएमएन, पीएमएन का मतलब होता है पॉली, लिम्फोसाइट नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बढ़ते हैं? न्यूट्रोफिल्स। तो ये आपको दोनों जगह एक एक एक्सेप्शन है, याद रखना है। तो याद रखो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स को कभी आप कभी देखोगे सीबीसी की रिपोर्ट में भी न्यूट्रोफिल नहीं लिखा होता, पीएमएन लिखा होता है, बिकॉज न्यूट्रोफिल की शेप अलग अलग होती है, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। अब कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसमें दो इवेंट होते हैं, और ये दोनों इवेंट साथ के साथ चल रहे होते हैं। तो एक होता है वस्कुलर इवेंट। वस्कुलर इवेंट का मतलब होता है कि ब्लड वेसल कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात चल रही है तो कौन से सेल्स होंगे? ये सेल्स होंगे न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल और क्या बोलते हैं इनको हम? पीएमएन। तो न्यूट्रोफिल उसमें कैसे मूव करते हैं उस ब्लड वेसल के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेलुलर इवेंट। समझ आए? तो एक एक करके हमको पढ़ना है वस्कुलर और सेलुलर इवेंट। अब इसको समझो। लेट्स से सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हुई, तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई, तो सबसे पहले क्या होगा कि बॉडी के जो ब्लड वेसल होते हैं वो खुद उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, मीन्स बेजो कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले वेसल्स क्या करते हैं? कंस्ट्रिक्ट करते हैं। उसके बाद आप देखोगे वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। तो वेसल्स डायलेट हो गए, चौड़ गए। अब जब डायलेट हो गए तो आप देखोगे इन वेसल्स के अंदर इनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब परमेबिलिटी बढ़ गई तो मतलब क्या होगा? परमेबिलिटी बढ़ गई तो देखो यहाँ से पानी अंदर आएगा, बॉडी में पानी तो बहुत सारा है, और पानी जब अंदर आएगा तो ब्लड अब रुक रुक के चलेगा। तो
तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो जैसे हम लेबलिंग दिस, सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन, फिर वेसल्स डायलेट हो गए मीन्स वेजो डायलेशन, फिर परमेबिलिटी बढ़ गई मीन्स इंक्रीज परमेबिलिटी, और पानी जब अंदर आया तो चौथा क्या होगा, वस्कुलर स्टैसिस। दीज आर 4 वस्कुलर इवेंट। तो पहले वस्कुलर इवेंट को खत्म करते हैं, तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने, पढ़ा वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन मीन्स इट इज अ ट्रांजिएंट, मीन्स थोड़े टाइम के बाद के लिए होता है लेकिन अर्लीस्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। फिर क्या होगा, आप देखोगे वेजो डायलेशन। अब वेसल्स डायलेट हो रहे हैं, तो वेसल्स डायलेट होंगे तो वहां पर आप देखोगे हिस्टामिन निकलेगा, और हिस्टामिन जब निकलेगा तो हिस्टामिन की वजह से उस एरिया में क्या होगा, रेडनेस होगी। तो बिकॉज ऑफ हिस्टामिन यू विल सी रेडनेस। अब तीसरा इवेंट मैंने आपको बताया परमेबिलिटी। तो अगर मैं बोलूँ कि मोस्ट क्लासिकल इवेंट या हॉलमार्क इवेंट, तो मोस्ट क्लासिकल और हॉलमार्क इवेंट कौन सा होता है, इट इज इंक्रीज परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी अगर हो रही है तो मैंने आपको बताया पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, तो पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, आप देखोगे वहाँ पर स्वेलिंग बनेगी, स्वेलिंग होगी, और जब पानी अंदर जाएगा तो ब्लड रुक रुक के चलेगा, इसको बोलते हैं स्टैसिस। अब ये स्टैसिस विर्चो ने भी एक्सप्लेन करी थी, इसको हम बोलते हैं विर्चो स्ट्राइड। तो इसको समझो विर्चो स्ट्राइड क्या होता है। तो विर्चो ने बताया था कि कोई भी वेसल्स में 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अगर ब्लड रुकेगा तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले उसकी इनर लाइनिंग जो होगी, अंदर की लाइनिंग होगी, वो डैमेज होगी, और अंदर की लाइनिंग जो डैमेज होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियल इंजरी। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, देयर विल बी एंडोथीलियल इंजरी। अब इनर की लाइनिंग डैमेज हो गई तो वहाँ पर आप देखोगे कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे। तो व्हेन यू विल सी कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जब आते हैं वहाँ पर, तो क्या होगा, यू विल नोटिस हाइपर कोगुलेबिलिटी। तो नंबर 2 विल बी हाइपर कोगुलेबिलिटी, हाइपर कोगुलेबिलिटी, और अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ ब्लड फ्लो रुक रुक के जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टैसिस। तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये क्वेश्चन कई बार नॉर्सेट में और कई सारे सीएचओ के पेपर में आ चुका है कि ऑल आर कंपोनेंट ऑफ विर्चोस ट्रायड एक्सेप्ट। तो देखो ट्रायड है तो जनरली क्वेश्चन 3 चीज़ों पर एक्सेप्ट में ही आएगा क्वेश्चन। तो रिमेंबर एंडोथेलियल इंजरी, हाइपर कोगुलेबिलिटी, स्टैसिस, सो दीज आर कंपोनेंट ऑफ विर्चोस ट्रायड। अब इसको समझो एक बार, अगर मैं आपको बोलूँ कि और सेलुलर इवेंट कैसे होते हैं। अब सेलुलर इवेंट मीन्स ये जो मैंने ब्लड वेसल बनाई थी इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स कैसे मूव कर रहा है। सपोज ये जो न्यूट्रोफिल्स इसके अंदर होगा, ये कैसे मूव कर रहा है, उसको बोलते हैं सेलुलर इवेंट। सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो व्हाट आर द सेलुलर इवेंट। सो ब्लड वेसल्स कैसे चेंज हो रही है, वस्कुलर इवेंट। सो सेलुलर इवेंट हमारे पास टोटल 7 होते हैं। तो इसको समझते हैं पहले क्या क्या होता है। तो पहले आप इनको समझ लो, आपको ये सीक्वेंस याद करना है बिकॉज कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है मार्जिनेशन, मार्जिनेशन, फिर होती है रोलिंग, देन वी हैव एडिशन, उसके बाद आएगा ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन को डायापेडेसिस भी बोलते हैं, डायापेडेसिस। देन व्हाट वी हैव, इसके बाद हमारे पास होता है कीमोटैक्सिस, ओप्सोनाइजेशन, ओप्सोनाइजेशन, एंड देन व्हाट वी हैव लास्ट इज फैगोसाइटोसिस। तो अब मुझे ये क्यों याद है, तो मैं तुम्हें भी याद करा देता हूँ, मेरे पास निमोनिक है। तो आपको ये पहले तो सीक्वेंस याद करना है बिकॉज सीक्वेंस में ये इवेंट होते हैं। तो मार्जिनेशन तो आप कैसे याद रखोगे, तो याद करने का तरीका जो है वो होगा मिस्टर राम, और यू कैन से मिस्टर रहीम alone took care of people। तो ये आपको पहले तो सीक्वेंस याद करना है। मिस्टर राम अलोन टुक केयर ऑफ पीपल, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडिशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, ओप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस। लेकिन हम इसको समझेंगे भी, लेकिन आपको सीक्वेंस भी याद करना है। तो याद रखना मिस्टर राम अलोन टुक केयर ऑफ पीपल। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो मैं आपको इसको पहले समझाता हूँ, देन आई कम टू द थ्योरी पार्ट। तो पहले इसको समझते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द इन्फ्लेमेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ, आप गाड़ी चला रहे हो एक हिली रोड पर, सपोज जैसे कि आप मनाली गए, मसूरी गए, पहाड़ पे आप गाड़ी चला रहे हो, और यहाँ पर एक चाय की दुकान है। सपोज हियर देयर इज अ टी शॉप, और आपको चाय पीने का मन कर रहा है।
तो आप इस चाय की दुकान पर रुकोगे। तो यू आर स्टॉपिंग वेयर एट दिस टी शॉप, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड, पहले आप समझो इसको, आप गाड़ी चला रहे हो कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको चाय की दुकान पर रुकना है, तो पहले आप यहीं से अपनी गाड़ी को इस तरफ चलाना चालू कर दोगे। समझ आया? इसको बोलते हैं मार्जिनेशन। आप बीच में से साइड में आ गए। अब आप गाड़ी चलाते चलाते आप यहाँ पर चाय वाले के पास, सपोज, तो लेट मी जस्ट सपोज यू आर ड्राइविंग द कार, देन यू विल कम ऑन दिस साइड। आप यहाँ आ गए। फिर आप चाय की शॉप के पास जाके अपने गाड़ी के ब्रेक लगाओगे, राइट, ब्रेक लगाओगे और यहाँ रुकोगे। इसको बोलते हैं रोलिंग। आप सपोज कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते आप चाय की दुकान, पहले आपने गाड़ी साइड में चलाना चालू करी, फिर आप चाय की दुकान के पास आपने रोक दी। अब वहाँ पर आपको उतरना है, तो उतरने के लिए आप, गाड़ी आपकी ढलान पर है तो गाड़ी नीचे निकल जाएगी, तो अब आपको वहाँ पर गाड़ी रोकनी है, तो आप हैंड ब्रेक को लगाओगे। तो हैंड ब्रेक को लगाना मीन्स, इसको बोलते हैं वहाँ पर परमानेंटली गाड़ी खड़ी करना, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एडिशन। तो जस्ट मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रहा हूँ, मीन्स वहाँ पर आपने हैंड ब्रेक लगा दिया, एडिशन। अब आप गाड़ी से उतर के बाहर आओगे, तो नाउ यू विल कम आउट ऑफ द कार। जो आप कार से बाहर आ रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन। अब देखोगे, कई बार आपने देखा होगा कि ये चाय वाला खुद दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा। क्यों? तुम्हारे पास पैसे हैं भैया, तुम उसका धंधा चला रहे हो, उसको बिजनेस दे रहे हो, तो चाय वाला खुद दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास आ रहा है। तो व्हेन दिस, आई कैन से दिस टी शॉपकीपर इज कमिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज ही इज बीइंग अट्रैक्टेड। क्लियर? तो इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। क्लियर? तो अब आप क्या देख रहे हो कि आप और चाय वाला दोनों आसपास आ गए। सो लेट्स से दिस इज यू एंड दिस इज योर टी शॉपकीपर विद द टी। पास आ गए। समझ आए यहाँ तक बात? अब इसको समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। लेट मी जस्ट मेक अ ड्राइंग हियर। तो मैंने आपको बताया दिस इज योर ब्लड वेसल। तो पहले ब्लड वेसल्स के वस्ट्रावेंट पढ़ते हैं। क्या बताया था? पहला क्या था? वेजोकंस्ट्रिक्शन। वो कैसा था? ट्रांजिएंट। उसके बाद क्या होगा? वेजोडाइलेशन, मीन्स वेसल्स आर डायलेटेड। फिर मैंने आपको बताया था इंक्रीज परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी बढ़ गई, और अल्टीमेटली पानी अंदर आएगा तो स्टैसिस। अब इसको थोड़ा सा समझो, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब वेसल्स डायलेट हुए, तो जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। अब इसमें जो न्यूट्रोफिल्स मूव कर रहे हैं, तो न्यूट्रोफिल्स शुरू में कहाँ होते हैं? न्यूट्रोफिल्स शुरू में ब्लड वेसल के सेंटर पे होते हैं। तो मान लो सपोज यहाँ पर कोई एंटीजन है, इधर सपोज कोई एंटीजन है। एंटीजन को लेट्स से हम ब्लैक से बना देते हैं, ये एंटीजन है। दिस इज लेट मी से सम सॉर्ट ऑफ एंटीजन। तो न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। तो न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल के सेंटर में। अब सेंटर से ये न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर आएंगी? फ्रॉम सेंटर दे विल कम टू पेरिफेरी, मीन्स यहाँ साइड में आ जाएंगी। तो न्यूट्रोफिल्स साइड में आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्जिनेशन। पहले ये ब्लड वेसल के बीचों बीच चल रही थी, अब साइड में आ गए। जैसे अब गाड़ी बीचों बीच चला रहे थे, अब साइड में आ गए। अब देखो यहाँ पर ब्लड वेसल थोड़ी सी बदल गई है, अब ये ढलान आ गई है। अब ढलान आ गई है, तो अब जो बड़े बड़े ढलान होती हैं, जो मसूरी जाते हो आप, शिमला जाते हो, तो वहाँ पर ढलानों में ओवर स्पीडिंग ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए सरकार क्या करती है? सरकार या तो खड्डे बना देती है, या फिर यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब देखो, हो सकता है कि एंटीजन जब यहाँ आया तो ये रोड बिल्कुल ढलान बन गई, तो ये सीधे न्यूट्रोफिल्स नीचे निकल जाएगा, इट विल मिस द एंटीजन। तो एंटीजन को ये मिस ना करे, इसलिए क्या होता है? बॉडी में एक स्पीड ब्रेकर निकल के बाहर आ जाता है, और स्पीड ब्रेकर जब ये निकल के बाहर आ गया, तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की मदद से इधर स्पीड ब्रेकर पर जाकर न्यूट्रोफिल्स रुक जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं रोलिंग। वी कॉल दिस रोलिंग। अब न्यूट्रोफिल्स रुक गई, लेकिन इनको परमानेंटली यहाँ पर रुकना है। तो परमानेंटली रुकना है, तो उसके लिए आपको हैंड ब्रेक लगाना होगा। तो इसको बोलते हैं क्या है? एडिशन। मार्जिनेशन, रोलिंग, एडिशन। अब न्यूट्रोफिल्स, अब देखो, इस अंदर से बाहर आएगी, तो न्यूट्रोफिल्स दे विल कम आउट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब ये जो बाहर आएंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायापेडेसिस और ट्रांसमाइग्रेशन। अब न्यूट्रोफिल्स के पास कुछ केमिकल्स हैं, तो बॉडी में कुछ केमिकल्स निकलते हैं, तो इन केमिकल्स की वजह से एंटीजन अपने आप न्यूट्रोफिल की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। तो अगले स्टेप में आप देखोगे, तो इसको खिंचा हुआ क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सिस। तो अगले स्टेप में आप देखोगे कि दिस इज द एंटीजन,
and this is neutrophil. This is neutrophil. So they both came very close to each other. तो न्यूट्रोफिल्स और एंटीजन एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए, पास पास आ गए. तो न्यूट्रोफिल चाहे तो अभी इस एंटीजन को मार सकता है. तो चाय वाला आपके पास चाय लेके आया, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको यार कि चाय में थोड़ा अदरक डाल के लाओ. बिकॉज अदरक डालने से या कुछ मसाले डालने से या तुलसी डाल दो, मुलेठी डाल दो, चाय में दालचीनी डालने से क्या होता है, चाय टेस्टी हो जाती है. तो हम सबको टेस्टी चीज़ें पसंद है, ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स को भी टेस्टी एंटीजन पसंद है. तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, इस एंटीजन के ऊपर कुछ लगाएगा. इसके जब ऊपर कुछ लगेगा तो अब ये एंटीजन थोड़ा सा अच्छा दिखेगा. इसको हम बोलते हैं एंटीजन की डेकोरेशन ऑफ एंटीजन. और व्हाट वी कॉल दिस न्यूट्रोफिल्स, दे आर मेकिंग द एंटीजन टेस्टी. और इस टेस्टी बनाने को बोलते हैं हम ओप्सोनाइजेशन. और लास्ट में जाके जब ये टेस्टी बन गई चाय, अब आप इस चाय को पी जाओगे तो नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ न्यूट्रोफिल्स विल ईट दिस एंटीजन. और इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. सिंपल, समझ आए. तो अब मैंने ये एग्जांपल इसलिए रखा है, तो देखो समझो इसको. सपोज आप एक वाटर पार्क में हो, तो यहाँ पर किसी ने आपको धक्का दे दिया, तो क्या होगा, विद इन मिनट्स यू विल कम हियर. तो वाटर पार्क में तो आप नीचे आ जाते हो, लेकिन पहाड़ पे ऐसा ना हो, घाटियों में ऐसा ना हो, तो क्या होता है, गवर्नमेंट स्पीड ब्रेकर बना देती है. समझ आया. तो अब इसको हम समझते हैं एक एक करके. तो पहली स्टेप क्या है, मार्जिनेशन. तो मार्जिनेशन क्या होती है, देखो मार्जिनेशन इज नथिंग, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इट इज़ मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. सिंपल, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये पढ़ना है. तो मार्जिनेशन इज नथिंग, न्यूट्रोफिल्स जो सेंटर पे मूव कर रहे थे, अब वो कहाँ पर आ गए, सेंटर से पेरिफेरी. सिंपल, बस कार आप चला रहे थे बीच में, अब साइड में आ गए. रोलिंग मीन्स चाय वाले के पास आप रुक रहे हो, तो अब ये स्पीड ब्रेकर कैसे आ गया बॉडी में, ये बात समझ में नहीं आई. तो इसको मैं दोबारा यहाँ बना रहा हूँ. देखो यहाँ पर ये मैंने ऐसे बनाई थी, ये घाटी बन गई. अब इसको समझो. तो यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर एकदम से कैसे प्रोड्यूस हो गया. तो ये स्पीड ब्रेकर समझो, बॉडी में क्या होती है, एंडोथेलियम के अंदर एक हिडन बॉडी होती है. एंडोथेलियम के अंदर एक छुपी हुई बॉडी होती है, और इन छुपी हुई बॉडीज़ को बोलते क्या है, वी कॉल दम वीबल पलार्ड बॉडीज. वीबल पलार्ड बॉडीज. अब ये बॉडी क्या करती हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है तो ये एक प्रोटीन निकालती है, उन प्रोटीन को बोलते हैं सिलेक्टेंस. और अगर आपकी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तब ये वीबल बॉडीज निकालती हैं उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वॉन विलिब्रेंट फैक्टर. तो सिलेक्टिन क्या है, सिलेक्टिन ये स्पीड ब्रेकर है. तो सिलेक्टिन इज द स्पीड ब्रेकर, और इसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर रुक जा रही है. समझ आई मेरी बात. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब पूछते हैं आपसे रोलिंग. तो रोलिंग, अंडरस्टैंड दिस थिंग, WBCs और न्यूट्रोफिल्स दे रोल अलोंग एंड दे स्टिक बाय सिलेक्टेंस. तो स्पीड ब्रेकर का नाम क्या है, सिलेक्टेंस. तो आपको जो याद रखना है पेपर में, सिंपल क्वेश्चन दे आस्क यू, रोलिंग इज डन बाय विच प्रोटीन, सिलेक्टिन. अब सिलेक्टिन के टाइप होते हैं, तो वी हैव ई सिलेक्टिन, वी हैव पी सिलेक्टिन, वी हैव एच सिलेक्टिन. तो एग्जाम क्वेश्चन, नॉट एट MCQ. रोलिंग किससे होती है, सिलेक्टिन से. अब देखो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर रुक गई, लेकिन आप देखोगे कि न्यूट्रोफिल्स को यहाँ से रुक तो गई, लेकिन परमानेंटली रुकना है. तो परमानेंटली रुकने को बोलते क्या है, एडिशन. तो एडिशन, अब इसको समझो. तो हमने पहला स्टेप पढ़ा, दैट वाज मार्जिनेशन. इट वाज नथिंग सेंटर टू पेरिफेरी. रोलिंग समझ में आ गया, वहाँ पर रुक जा रहे हैं. देन व्हाट वी हैव एडिशन. अब परमानेंटली रुकना है, एडिशन. तो एडिशन कराने के लिए व्हाट वी नीड, एडिशन किससे होता है, वी नीड टू थिंग्स हियर. एक तो होती है प्रोटीन, उसको बोलते हैं इंटीग्रिन्स. दूसरा होता है कैम का मतलब होता है सेल एडिशन मॉलिक्यूल. नाउ मूवमेंट, अंडरस्टैंड. अब ये न्यूट्रोफिल्स अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर आते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन. अब ट्रांसमाइग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, एक CD मार्कर होता है, इसको बोलते हैं CD31. थोड़ी देर पहले मैंने आपको CD95 बताया था किसमें, एपोप्टोसिस में. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, CD31, और इसको हम बोलते हैं PCAM. तो क्या होगा, जो आई कैन से बेसमेंट मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएस टूटेगा, तो वो जब टूटेगा तभी न्यूट्रोफिल्स बाहर आएंगे. MMPs, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएस. तो ट्रांसमाइग्रेशन इज नथिंग, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इट इज दे आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. अब इसको समझो, कीमोटैक्सिस क्या होती है. कीमोटैक्सिस मीन्स इट्स केमिकल अट्रैक्शन. मीन्स न्यूट्रोफिल्स, ये रहे न्यूट्रोफिल्स और ये रहा एंटीजन. तो एंटीजन अपने आप खिंचा हुआ आएगा, बिकॉज तुम्हारे पास पैसे हैं. तो चाय वाला अपने आप आएगा, साहब कौन सी चाय पीनी, क्या लोगे बताओ, बिकॉज यू हैव मनी. सो इट इज, रिमेंबर ऑलवेज, ये एक तरफा होगा. एक तरफा मीन्स या तो एंटीजन न्यूट्रोफिल के पास जाएगा, न्यूट्रोफिल एंटीजन के पास, दोनों नहीं जाएंगे. इट्स ऑलवेज, रिमेंबर, यूनिडायरेक्शनल. सो इट इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट.
अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बिकॉज बॉडी इज हैविंग सम कीमोटैक्टिक सब्सटेंस। तो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? इट कुड बी लाइक एक्सोजेनस, मीन्स हो सकता है एंटीजन या बैक्टीरिया अपने साथ ला रहा है, या फिर बॉडी इनको प्रोड्यूस कर रही है। तो अब आपसे पूछते हैं, देखो एंडोजिनस कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? तो इनको याद करने का तरीका होता है LIC। LIC मीन्स एक ल्यूकोट्राइंस होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोट्राइंस B4। एक इंटरल्यूकन होता है, इसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 8। और एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं C5a। तो देखो ध्यान से, फिर से चलते हैं। मार्जिनेशन सेंटर टू पेरिफेरी। रोलिंग किससे होती है? सिलेक्टिन। अब इसको भूल मत जाना, तो याद रखना रोलिंग सिलेक्टिन से होती है। तो R एंड S बोथ आर कॉन्सोनेंट, दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। और अगर मैं आपको बोलूँ एडिशन किससे होता है? एडिशन A एंड I बोथ आर वॉवल्स। तो याद रखना, यही क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। तो एडिशन इज डन बाय इंटीग्रेंस, एडिशन इंटीग्रेंस, रोलिंग सिलेक्टिन, सिंपल। फिर हम बात करते हैं कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको बताया वो क्या है? LIC। अब देखो, लाइक वी लाइक टेस्टी फूड, सो न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो लाइक टेस्टी एंटीजन। तो ओप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं प्लेन राइस और बिरयानी, व्हाट यू विल ईट, आप क्या खाओगे? तो मोस्ट ऑफ यू विल से बिरयानी। चलो सेकंड ऑप्शन देता हूं, अगर आप प्लेन पराठा खाओगे, प्लेन पराठा या पनीर आलू पराठा, तो आप क्या खाओगे? आलू पराठा। अगर मैं बोलूँ सिंपल पूरी या पानी पूरी, तो जितनी भी लड़कियां क्या बोल रही हैं? पानी पूरी। अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज प्लेन डोसा या मसाला डोसा, तो आप क्या खाओगे? मसाला डोसा। सिंपल चाय, अदरक वाली चाय, अदरक वाली चाय। सो हम अब ये क्या है? देखो बिरयानी और राइस में क्या अंतर है? बिरयानी भी तो राइस ही है, टेस्टी फॉर्म ऑफ राइस। तो आई कैन ईट बोथ राइस एंड बिरयानी, मैं दोनों खा सकता हूँ, बट मैं क्या प्रेफर करूँगा? मैं बिरयानी प्रेफर करूँगा। मैं प्लेन पराठा आलू पराठा दोनों खा सकता हूँ, बट मैं आलू पराठा प्रेफर करूँगा। मैं प्लेन पूरी पानी पूरी दोनों खा सकता हूँ, बट मैं पानी पूरी प्रेफर करूँगा। मैं प्लेन डोसा मसाला डोसा दोनों खा सकता हूँ, मैं मसाला डोसा प्रेफर करूँगा। ऐसे ही मैं सिंपल चाय अदरक वाली चाय दोनों पी सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर क्या करूँगा? अदरक वाली चाय। ऐसे याद रखना, न्यूट्रोफिल कैन किल बोथ ओप्सोनाइज्ड एंड नॉन ओप्सोनाइज्ड एंटीजन, बट व्हाट दे प्रेफर? ओप्सोनाइज्ड। समझ आया? तो यही यहाँ पर लिखा है। तो ओप्सोनाइजेशन मीन्स बैक्टीरिया कवर्ड बाय केमिकल्स, दीज आर कॉल्ड ओप्सोनेंस। तो इससे क्या होता है? इससे बैक्टीरिया इट बिकम टेस्टियर टू WBC। WBC मीन्स न्यूट्रोफिल्स। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, WBCs कैन ऑल्सो किल विदाउट ओप्सोनेंस, बट ओप्सोनाइज आर प्रेफर्ड। मीन्स मैं बिरयानी राइस दोनों खा सकता हूँ, लेकिन प्रेफर क्या करूँगा? बिरयानी। तो व्हाट आर दीज प्रोटीन्स? ओप्सोनाइजेशन किससे होता है? इट इज डन बाय अ प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड ओप्सोनेंस। अब ओप्सोनेंस में क्या क्या आता है? व्हाट वी हैव इन ओप्सोनेंस? सो हियर वी हैव, ये आपको चारों याद रखनी है। C3b सी रिएक्टिव प्रोटीन, FC पोर्शन ऑफ IgG, ये क्वेश्चन पूछते हैं। विच एंटीबॉडी हेल्प इन ओप्सोनाइजेशन? आंसर इज IgG एंड फाइब्रिनोजन। तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये जो आपके सामने लिखा है ये क्या है? ये बिरयानी में डलने वाला चिकन मटन, वेजिटेरियन के लिए पनीर है। ये मसाला डोसा का मसाला है। ये पानी पूरी, देखो पानी पूरी सब जगह सेम होती है, पानी अलग अलग होता है, पानी पूरी का पानी है। और मैं बोलूँ ये चाय की अदरक है। दीज आर दोज थिंग्स विच आर एक्चुअली मेकिंग द थिंग्स टेस्टी। सिंपल। अब एक बार जब वो टेस्टी बन गया तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट विल बी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स इट इज किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। मीन्स अब आप न्यूट्रोफिल सेल्स को, एंटीजन को खा जाएंगे। वी कॉल इज किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। अब इसको देखो, सपोज अब फैगोसाइटोसिस अगर करना है तो फैगोसाइटोसिस कैसे होगा? तो इसके कुछ स्टेप होते हैं, अगेन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसको एंगल्फमेंट करना है, फिर उसके बाद उसको किलिंग कर देना है। किलिंग दो तरीके की होती है। तो किलिंग में आप देखोगे जो मेन मैकेनिज्म होता है वो होता है ऑक्सीजन डिपेंडेंट, और जो माइनर मैकेनिज्म होता है वो होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो आपको टोटल क्या याद क्या रखना है इसके अंदर, समझो इसको। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दीज स्टेप्स। तो एक बार फिर से देख लो। मार्जिनेशन सेंटर से पेरिफेरी। रोलिंग में आपको क्या याद रखना है? रोलिंग जस्ट वन नेम, दैट इज सिलेक्टिव। एडिशन में क्या याद रखना है? कोई नहीं पूछेगा आपसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। व्हाट दे आस्क यू? इंटीग्रेंस। तो एडिशन में क्या याद रखना है आपको? इंटीग्रेंस। अगर मैं आपको पूछूं ट्रांसमाइग्रेशन में क्या याद रखना है आपको? CD मार्कर। CD मार्कर कौन सा है? CD31। कीमोटैक्सिस में आपको याद रखना है LIC। LIC क्या है? ल्यूकोट्राइंस B4, इंटरल्यूकिन 8, C5a। और ओप्सोनाइजेशन में आपको याद रखना है दो चीज़ें कम से कम, C3b एंड FC पोर्शन ऑफ IgG। दीज आर कॉल्ड ओप्सोनेंस। और लास्ट में फैगोसाइटोसिस में कुछ नहीं करना। जैसे रिमेंबर फैगोसाइटोसिस इज किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन। अब इसको समझो। कभी कभी क्या होता है, यू विल नोटिस, समटाइम यू विल नोटिस कि देयर इज रिलीज ऑफ लाइसोमल एंजाइम्स।
कभी कभी क्या होता है, फैगोसाइट्स खा नहीं पाते, engulf नहीं कर पाते, तो ऐसे ऐसे फैगोसाइट को आप क्या बोलते हो? ऐसे को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइट, फ्रस्ट्रेटेड फैगोसाइट्स। So when phagocytes cannot kill, we call them frustrated phagocytes. अब सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, अब इस एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 4 परिणाम हो सकते हैं, देयर आर 4 कॉन्सिक्वेंसेस, 2 अच्छे 2 बुरे। तो व्हाट आर दीज कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम, और आई कैन से आउटकम। तो देखो, पहला परिणाम क्या हो सकता है कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए, लेकिन याद रखना पूरी तरीके से ठीक तो हो सकती है लेकिन पूरी तरीके से वो रिजेनरेट नहीं कर पाती, मीन्स इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिपेयर, कंप्लीट रिपेयर विथ ऑलमोस्ट कंप्लीट रीजनरेशन। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए लिखा बिकॉज याद रखना नथिंग हील्स 100%, कुछ ना कुछ तो रह जाता है। तो ये अच्छी चीज़ हो गई कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, तो याद रखना नथिंग हील 100%, 99.9 तक हो सकता है लेकिन 100 नहीं होता। सेकंड पॉसिबल कंसिक्वेंसेस कि वो ठीक तो हो गया लेकिन वहाँ पे स्कार बन गया, जैसे मेरी नाक पे बन गया, मीन्स इसको बोलते हैं कंप्लीट रिपेयर, कंप्लीट रिपेयर विथ अ स्कार। एक वहाँ पर क्या बन गया, स्कार बन गया। तीसरा क्या होगा, सपोज आपने ध्यान नहीं दिया तो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के अंदर आप देखोगे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो जाए, तो वहाँ क्या बन जाता है, कभी कभी वहाँ पर एब्सेस हो जाता है। इसको समझो, सपोज आपको निमोनिया हुआ या ब्रोंकाइटिस हुई, आपने ध्यान नहीं दिया, एंटीबायोटिक ने का इग्नोर किया, तो आगे जाके क्या हो सकता है, वहाँ पे लंग एब्सेस, सिंपल। ऐसे ही आपको सपोज लीवर में कुछ प्रॉब्लम हुई, हेपेटाइटिस हुआ, अल्टीमेटली क्या हो गया, जाके लीवर एब्सेस, एब्सेस बन गया। आपको मेनिंजाइटिस हुई, आपने ध्यान नहीं दिया, क्या बन गया, ब्रेन एब्सेस। फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कि वो ठीक ठाक हो गई है लेकिन वहाँ पे कुछ रेजिडुअल फॉर्म बच गया है, तो इट कैन कन्वर्ट इनटू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये किस में कन्वर्ट हो गई, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब देखो, जब ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गई है तो जनरली अगर मैं आपसे पूछूं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कॉज क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो गई, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में 2 मीडिएटर आते हैं। पहला मीडिएटर होता है उसको बोलते हैं टीजीएफ बीटा। टीजीएफ बीटा क्या कराता है, टीजीएफ बीटा ऑर्गन्स के अंदर फाइब्रोसिस कराएगा। और दूसरा जो मीडिएटर होता है उसको बोलते हैं वेजेफ। वेजेफ का मतलब होता है वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो वेजेफ क्या कराएगा, वहाँ पे नए नए ब्लड वेसल बनाएगा, मीन्स एंजियोजेनेसिस। तो जब नए नए ब्लड वेसल्स बनेंगे इसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, या फिर आप बोलोगे नियोवास्कुलाइजेशन। अब नए वेसल्स कौन बनाता है, नए वेसल्स बनाता है कैंसर सेल। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज किसी पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्यूट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोनिक। अगर वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो सकता है, वहाँ पर लीवर में फाइब्रोसिस, लीवर की फाइब्रोसिस को क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस, या फिर वो कन्वर्ट हो सकता है लीवर कैंसर, और लीवर कैंसर को बोलते हैं HCC, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा। तो ये आपको याद रखने हैं अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस विच वी सी इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन एज वेल एज द स्टेप्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आपके स्टेप से आता है, तो याद रखना मिस्टर राम अलोन टू केयर ऑफ पीपल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो क्रोनिक में क्या क्या सेल्स होते हैं, कैसे वो काम करती है, तो मिलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। टिल देन बाय बाय।